नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 जो कि है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब क्या होता है, हमने जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में पढ़ा। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जो फार्मेसी की शॉप है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। तो उस फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी जो फार्मेसी शॉप होती है उसमें जो फार्मासिस्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो ये हमारा सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक रहेगा। मतलब कम्युनिटी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरीके से हम फार्मेसी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उन गाइडलाइंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है एसओपीज। तो एसओपीज मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें यहाँ पर दी गई हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत कम टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिसिन को डिस्पेंस करना। अब ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और ओवर द काउंटर मेडिसिन होती क्या है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई होती है। जो भी पेशेंट फार्मेसी में आता है तो कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आता है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो वहां पर जो मेडिसिन लिखी हुई होती है उनको अगर हम उस पेशेंट को दे रहे हैं, उस पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन डॉक्टर्स लिख के देते हैं। और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ली जाती है। मतलब विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट फार्मेसी में जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। जैसे कि अगर किसी को फीवर आया हो तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो डायरेक्ट फार्मेसी में जाते हैं और पैरासीटामोल लेके आते हैं। तो पैरासीटामोल ये क्या हो गई, ओवर द काउंटर मेडिसिन। क्योंकि जो पेशेंट है वो डायरेक्ट फार्मेसी में गया, डायरेक्ट डॉक्टर के पास गया क्या, नहीं गया, वो पहले फार्मेसी में गया, उसने पैरासीटामोल लाई और वो एडमिनिस्टर कर ली। तो ऐसी मेडिसिन जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम फार्मेसी से लेते हैं उसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। और जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होते हैं जो कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करते हैं और जो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन पर, उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं उनको डिस्पेंस करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। देन सेकेंड है कन्फर्म विद द पेशेंट अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री। तो कोई भी पेशेंट फार्मासिस्ट के पास आ रहा है तो उसकी जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको कन्फर्म करना। मतलब वो पहले कोई मेडिसिन लेते थे कि नहीं और अभी उनकी करंट में कोई मेडिसिन शुरू है कि नहीं, वो सब उनसे पूछना ताकि उनको पता चल सके कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और अभी जो फार्मासिस्ट उनको मेडिसिन दे रहा है उसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या फिर मेडिसिन का कोई इफेक्ट कम तो नहीं होगा या फिर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ये सब देखने के लिए फार्मासिस्ट को पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री पता रहना जरूरी है। देन नेक्स्ट है एडवाइजिंग पेशेंट अबाउट एडवर्स रिएक्शन। तो
ड्रग्स की बहुत सारी एडवर्स रिएक्शन होती हैं, तो उन एडवर्स रिएक्शन के बारे में पेशेंट को एडवाइस देना कि ये एडवर्स रिएक्शन देखी जा सकती है ये ड्रग लेने के बाद, और अगर एडवर्स रिएक्शन दिखी आपको कोई भी तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा सकते हैं, या फिर आप नहीं भी चेकअप करवाए तो भी ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे एडवाइस आप पेशेंट को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है चेक पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन लीगैलिटी। तो पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उसकी लीगैलिटी चेक करना। अब लीगैलिटी मतलब वो लीगल है कि नहीं है ये चेक करना। तो प्रिस्क्रिप्शन की लीगैलिटी, आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो फॉर्म, जो पेज हमें डॉक्टर लिख के देता है, जहाँ पर वो मेडिसिन लिख के देता है, उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो उस प्रिस्क्रिप्शन की लीगैलिटी देखनी पड़ती है कि वो लीगल है कि नहीं। अब लीगैलिटी किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसका एक मैनर होता है कि जो सबसे ऊपर जो है वो डॉक्टर का नाम होना चाहिए या फिर किसी क्लिनिक का नाम होना चाहिए, डॉक्टर का नाम, फिर उसका क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पर डेट लिखी हुई होनी चाहिए जिस डेट पे वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है। देन डॉक्टर का एड्रेस, पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, डॉक्टर की साइन वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सब लीगल चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये सब चेक करना, ये भी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट है साइन एंड स्टैम्प द प्रिस्क्रिप्शन आफ्टर डिस्पेंसिंग। तो जब डिस्पेंसिंग करने के बाद जो प्रिस्क्रिप्शन रहती है उस पर साइन करना और स्टैम्प करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है काउंसिल एंड एडवाइज द पब्लिक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट्स। तो जो माइनर अलाइनमेंट्स होते हैं, जो माइनर इलनेस होती है, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, तो ये कुछ जो माइनर अलाइनमेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में पब्लिक को काउंसिल करना, एडवाइस करना, तरीके से इनके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होती है या फिर कौन कौन सी होम रेमेडीज होती है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब काउंसिल करना, उनको एडवाइस देना। देन नेक्स्ट है टू मॉनिटर द नियर एक्सपायरी मेडिसिन। तो फार्मेसी में जितने भी नियर एक्सपायरी मेडिसिन हैं जो कि अभी एक्सपायर होने वाली है उनको मॉनिटर करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है मेंटेन द स्टॉक एंड इन्वेंटरी ऑफ मेडिसिन। तो फार्मेसी में जो मेडिसिन होती है उनका स्टॉक और इन्वेंटरी मेंटेन करके रखना। तो अब ये स्टॉक और इन्वेंटरी मेंटेन करके रखना क्यों पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि अगर कोई पेशेंट आपके फार्मेसी में आ रहा है और पता चला कि आपके पास वो मेडिसिन प्रेजेंट ही नहीं है, तो पेशेंट क्या होगा, वापस चला जाएगा, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जो भी मेडिसिन होती है उनका पूरा स्टॉक और इन्वेंटरी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि जो मेडिसिन है वो कम होती आ रही है, वैसे ही आपको जो वेंडर से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन का स्टॉक अपने फार्मेसी में बुला लेना चाहिए। तो इस तरीके से आपको स्टॉक और इन्वेंटरी मेडिसिन की मेंटेन करके रखना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है इंश्योरिंग द नार्कोटिक ड्रग एंड अदर कंट्रोल ड्रग आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी नार्कोटिक ड्रग है या फिर दूसरे कोई कंट्रोल ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग मतलब ये ऐसे ड्रग होते हैं जिनकी वजह से एडिक्शन हो जाता है, फिर ये ड्रग लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, ये डायरेक्ट सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं और ह्यूमन बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट फॉर्म करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये जो ड्रग है नार्कोटिक ड्रग या फिर इसकी तरह अदर कंट्रोल ड्रग जो होते हैं उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर रखना, वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर है कि नहीं ये इंश्योर करना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट है कीप अप टू डेट विथ करंट फार्मेसी प्रैक्टिस, न्यू ड्रग एंड देयर यूजेस। तो जो भी करंट फार्मेसी प्रैक्टिस है मतलब न्यू अपडेट्स आती है फार्मेसी प्रैक्टिस में, न्यू ड्रग्स लॉन्च होते हैं मार्केट में और उनके यूजेस भी हमें पता रहने ज़रूरी है। जो भी नई फार्मेसी की प्रैक्टिस अपडेट की गई है वो हमें पता रहनी ज़रूरी है। कोई न्यू ड्रग अगर मार्केट में आ रहा है तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस।
तो फार्मेसी प्रैक्टिस हम किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसपे हमें सबसे पहले दिया गया है स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस। मतलब फार्मेसी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है प्रीमाइसेस। तो हमारे फार्मेसी का प्रीमाइसेस किस तरीके से होना चाहिए वो हमें यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं प्रीमाइसेस किस तरीके से होना चाहिए। द फार्मेसी शुड बी इजीली लोकेटेड एंड आइडेंटिफाइड बाय पब्लिक। तो फार्मेसी जो है वो इजीली लोकेटेड होनी चाहिए, मतलब उसकी जगह ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई भी पर्सन इजीली उसको ढूंढ सके, और आइडेंटिफाइड बाय पब्लिक, और पब्लिक जो है वो पहचानना चाहिए कि ये फार्मेसी है करके। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द फार्मेसी शुड बी नीट एंड क्लीन। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो भी एक्सटर्नल है फार्मेसी का, जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है फार्मेसी का वो नीट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द डिस्प्ले शुड बी क्लियरली मार्क्ड विद द वर्ड फार्मेसी। तो जो फार्मेसी का डिस्प्ले है वहां पर फार्मेसी ऐसा वर्ड क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियरली ऐसे मार्क करके रहना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द फार्मेसी इन्वायरमेंट शुड बी क्लीन विथ मिनिमम डस्ट एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। तो जो फार्मेसी का इन्वायरमेंट है वहां पर कम से कम डस्ट होनी चाहिए और इंसेक्ट नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट मतलब वहां पर इंसेक्ट नहीं होने चाहिए और वो एरिया, वो इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए। द फार्मेसी शुड हैव कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो फार्मेसी में कॉन्स्टेंट सप्लाई होना चाहिए एनर्जी का। कोई रेफ्रिजरेटर अगर आपके फार्मेसी में है, वहां पर आपने कोई मेडिसिन रखे हुए हैं तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए एक कांस्टेंट सप्लाई होना चाहिए एनर्जी का आपके फार्मेसी में। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। कोई पेशेंट आ रहा है, उनको पानी की जरूरत है तो वहां से वो ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, द फार्मेसी शुड हैव। तो फार्मेसी में और क्या क्या होना चाहिए, sufficient space for patient to stand comfortably at the dispensing counter। तो जो डिस्पेंसिंग काउंटर है वहां पर पेशेंट कंफर्टेबली खड़े रह सके, इसके लिए सफिशिएंट स्पेस वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है अ सेपरेट काउंसलिंग एरिया फॉर पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के लिए, पेशेंट से बातचीत करने के लिए एक सेपरेट काउंसलिंग एरिया वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। आजकल की जो फार्मेसीज होती हैं वहां पर ये सेपरेट काउंसलिंग एरिया नहीं होता और यूजुअली काउंसलिंग भी नहीं होती। काउंसलिंग भी करते हैं तो काउंटर पे ही करते हैं, पर ये गलत है। एक सेपरेट काउंसलिंग एरिया फार्मेसी में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इधर पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं और बाकी के पेशेंट वहां पर वेट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बाकी के पेशेंट है वो जा सकते हैं आपकी फार्मेसी से। तो इसीलिए जो एक सेपरेट काउंसलिंग एरिया वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अ कंपाउंडिंग फार्मेसी शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट स्पेस। तो जो कंपाउंडिंग फार्मेसी होती है, कंपाउंडिंग फार्मेसी मतलब ऐसी फार्मेसी जहां पर कंपाउंडिंग हो रही है, ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं, ऐसी फार्मेसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग फार्मेसी। तो कंपाउंडिंग फार्मेसी में सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। तो वहां पर कंपाउंडिंग हो रही है तो वहां पर सफिशिएंट स्पेस भी होनी चाहिए कंपाउंडिंग करने के लिए। तो इस तरीके से फार्मेसी का प्रीमाइसेस होना चाहिए। देन नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर और फिक्सचर किस तरीके से होने चाहिए फार्मेसी के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। The pharmacy should have neat, well-placed shelves with provision for storage of medicine and other items in neat manner, protected from dust, मॉइस्चर एंड एक्सेसिव लाइट। तो फार्मेसी जो है वहाँ पर नीट और वेल प्लेस शेल्फ्स होने चाहिए। शेल्फ्स मतलब जो हम रैक्स बोल सकते हैं, वो प्रॉपरली वहाँ पर रहने चाहिए ड्रग को या फिर मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, या फिर कोई अदर आइटम्स है, सिरप्स हो गए, उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपरली वहाँ पर रैक्स प्रेजेंट होने चाहिए नीट मैनर में। प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एक्सेसिव लाइट। तो वो डस्ट से प्रोटेक्टेड होने चाहिए, मॉइस्चर से और एक्सेसिव लाइट से प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। तो इस तरीके से ये रैक्स जो है वहां पर फार्मेसी में प्रेजेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट है
द काउंसलिंग एरिया शुड बी फर्निश्ड विद, तो जो काउंसलिंग एरिया होता है फार्मेसी में वहाँ पर कौन कौन से फर्नीचर और फिक्सचर किस तरीके से होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। अ टेबल, तो काउंसलिंग एरिया में एक टेबल होना चाहिए। चेयर फॉर द फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट को बैठने के लिए वहाँ पर चेयर भी होनी चाहिए। कैबिनेट फॉर स्टोरिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, तो एक कैबिनेट वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि फार्मासिस्ट पेशेंट के जो मेडिकेशन रिकॉर्ड है वो स्टोर करके रख सके। तो इस तरीके से वहां पर फिक्सचर और फिक्सचर होने चाहिए। देन नेक्स्ट है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए फार्मेसी में वो हम यहाँ पर देखेंगे। द फार्मेसी शुड बी इक्विपाइड विथ रेफ्रिजरेटर फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग स्टोरेज एट कोल्ड टेम्परेचर, तो आपकी फार्मेसी में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना पड़ता है तो उनके लिए फार्मेसी में रेफ्रिजरेटर होना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, द काउंसलिंग एरिया शुड बी इक्विपाइड विथ, तो काउंसलिंग एरिया में कौन कौन सी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट, तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट क्या होता है, पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट ये एक पेज होता है, एक डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं जहां पर डिफरेंट डिसीज कंडीशन की या फिर डिफरेंट मेडिसिन की इंफॉर्मेशन दी रहती है, उनकी यूजेस, किसी भी मेडिसिन की यूजेस, साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन, इंटरैक्शंस, वो सब दिए रहते हैं। और कोई अगर डिसीज कंडीशन है तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं, अगर उनके लिए मेडिसिन लेना हो तो मेडिसिन कौन कौन से हम ले सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट में होती है। तो पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट जो है वो काउंसलिंग एरिया में होने चाहिए ताकि कोई पेशेंट काउंसलिंग एरिया में आए तो वहां पर वो इंफॉर्मेशन वो पढ़ सके। देन नेक्स्ट है सम बेसिक इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ग्लूकोमीटर जो कि शुगर टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। वेट एंड हाइट स्केल, तो जो वेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है और हाइट स्केल जो है वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है पर्सनल मतलब अब आप फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से फार्मेसी में रहना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका ट्रेनिंग कितना हुआ होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। द कम्युनिटी फार्मेसी शुड बी मैनेज्ड अंडर सुपरविजन ऑफ चीफ फार्मासिस्ट, तो जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो चीफ फार्मासिस्ट के सुपरविजन के अंडर ही मैनेज करना चाहिए। देन नेक्स्ट है ऑल द मेंबर्स इन द फार्मेसी शुड वियर नीट एप्रॉन, तो जितने भी मेंबर्स फार्मेसी में काम कर रहे हैं उन्होंने एप्रॉन पहना हुआ चाहिए। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट वर्किंग इन द फार्मेसी शुड, तो फार्मासिस्ट जो फार्मेसी में वर्क कर रहे हैं वो बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट विथ पीसीआई, तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। जो भी फार्मासिस्ट फार्मेसी में काम कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए पीसीआई के साथ, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, हैव अंडरगोन एडिकेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो उनके पास एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो वहां पर फार्मेसी में काम कर रहे हैं तो उसके पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं तो वो ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट रहनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग हुई है करके। देन हैव कम्युनिकेशन स्किल, तो कोई भी फार्मासिस्ट फार्मेसी में काम कर रहा है तो उनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या होती है, बातचीत करना, मतलब उसको दूसरों के साथ बातचीत करना आना चाहिए। कोई पर्सन होते हैं जो कि बात करने से डरते हैं, वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाते, पर आप एज अ फार्मासिस्ट करके काम करते हो तो लोगों को आपको काउंसिल करना पड़ता है, आपको एडवाइस करना पड़ता है, तो इसलिए आपके पास काउंसलिंग स्किल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है ईच फार्मासिस्ट वर्किंग इन द फार्मेसी हैविंग स्किल्स ऑफ, तो फार्मासिस्ट के पास और कौन कौन से स्किल होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। एडवाइस पेशेंट ऑन प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उन्होंने आपको सिम्टम्स बताए कि इस तरीके से सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप उनको हेल्प कर सकते हो कि आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो इस कंडीशन में, कौन सी मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव होगी, तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है चेक एंड एडवाइस ऑन ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरेक्शन,
तो कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, आप उनको मेडिसिन दे रहे हो, तो आपको वहाँ पर चेक करना चाहिए कि वहाँ पर कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही, या फिर कोई ऐसा ड्रग है जो कि फूड के साथ इंटरेक्शन करता है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को एडवाइस देनी पड़ेगी कि आप ये जब मेडिसिन ले रहे हो तो इस कंडीशन में आप ये वाला फूड मत लीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से इंटरेक्शन होती है। तो इस तरीके से आपको पेशेंट को एडवाइस करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। तो ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है बी अलर्ट फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, इसके लिए अलर्ट रहना, ये स्किल भी फार्मासिस्ट के पास होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है सिस्टम। तो सिस्टम कौन कौन सी होनी चाहिए फार्मेसी में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। द फार्मेसी शुड हैव वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड सिस्टम फॉर ईच ऑपरेशन कैरिड आउट इन द फार्मेसी। तो फार्मेसी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस मतलब काम, जितने भी काम होते हैं फार्मेसी में, वो सारे वेल डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड सिस्टम के थ्रू होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं। उन पॉलिसीज़ के बारे में हम समझेंगे क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। वो पॉलिसीज़ हर फार्मेसी में होना ज़रूरी है ताकि उनकी जो फार्मेसी के काम है वो सही से हो सके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पॉलिसी दी गई है क्वालिटी पॉलिसी। तो क्वालिटी पॉलिसी मतलब क्या होती है, ये क्वालिटी पॉलिसी में फार्मासिस्ट जो है वो कमिटमेंट करता है, ये बोलता है कि हमारी फार्मेसी में जितने भी मेडिसिन आएंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। जितने भी मेडिसिन हम पेशेंट को सप्लाई करेंगे वो सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। ऐसा कमिटमेंट फार्मासिस्ट करता है, इसी की ये पॉलिसी रहती है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी पॉलिसी। देन नेक्स्ट है सर्विस पॉलिसी। तो सर्विस पॉलिसी मतलब क्या होता है, सर्विस देते हैं जो फार्मेसी वाले हैं वो कुछ सर्विस देते हैं, उसको हम सर्विस पॉलिसी बोलते हैं। अब सर्विस किस तरीके की, जैसे कि होम डिलीवरी। होम डिलीवरी ये फार्मेसी की तरफ से होती है, तो फार्मेसी की ये एक सर्विस हो गई। ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये मेडिसिन घर तक ले जाके देते हैं। तो ये एक फार्मेसी की सर्विस हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं सर्विस पॉलिसी। देन नेक्स्ट है स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी। तो स्टाफ को ट्रेन करना, उसके लिए भी पॉलिसी होती है। तो आपके पास स्टाफ को ट्रेन करने के लिए प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये एक स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी होती है जहाँ पर आप स्टाफ को ट्रेन करते हैं। देन नेक्स्ट है कंप्लेंट पॉलिसी। कंप्लेंट पॉलिसी मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंप्लेंट आ रही हो, कोई पर्सन है जिसने कंप्लेंट किया हो, तो उसके ऊपर आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंप्लेंट पॉलिसी। तो इस तरीके से ये पॉलिसी होती है। देन नेक्स्ट है ड्रग रिकॉल पॉलिसी। ड्रग रिकॉल पॉलिसी मतलब क्या होता है कि आपने कोई ड्रग परचेस किए पर वो ड्रग सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के आए, खराब क्वालिटी के आए, तो उस कंडीशन में वो जो ड्रग का सेल है वो जल्दी से जल्दी रोकना, और जो भी वेंडर है या फिर मैन्युफैक्चरर है उसको नोटिफाई करना, इसी को हम बोलते हैं ड्रग रिकॉल पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी होती है। देन नेक्स्ट है ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी में हम इंस्पेक्शन करते हैं, हमारी फार्मेसी का ही इंस्पेक्शन करते हैं। जो चीफ फार्मासिस्ट होता है वो फार्मेसी का इंस्पेक्शन करता है, सारे रिकॉर्ड, सारे इन्वेंटरी, सारा स्टॉक जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं, इसके बारे में चीफ फार्मासिस्ट जो है इंस्पेक्शन करता है। इसको हम बोलते हैं ऑडिट फार्मेसी। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम मतलब हर चीज़ का एक प्रॉपर वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए हैं उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो भी इन्वेंटरी आपके फार्मेसी में प्रेजेंट है उनके सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो है वो आपके फार्मेसी में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि आपके जो वर्क है, आपके फार्मेसी के जो वर्क है वो अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से ये सिस्टम होती है। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोसेस गाइडलाइंस। हमने स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस देख लिया, किस तरीके से हमारा फार्मेसी का प्रीमाइसिस होना चाहिए, किस तरीके से फर्नीचर्स होने चाहिए, किस तरीके की सिस्टम हमारी फार्मेसी में होनी चाहिए, वो सब हमने देख ली। अब हम देखेंगे प्रोसेस गाइडलाइंस। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है हमारी फार्मेसी में,
उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताई गई है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो अगर प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या होता है, परचेसिंग। कोई भी ड्रग आप परचेस कर रहे हो तो आप किस तरीके से परचेस कर सकते हो, इसके बारे में हमें कुछ गाइडलाइंस बताई गई है। एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मतलब हम इसको स्टॉक मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो आप अपना स्टॉक किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइन बताई गई है, वो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है द फार्मासिस्ट शुड इंश्योर दैट द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड अदर आइटम्स मीट द स्टैंडर्ड लेड डाउन इन लॉ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लॉ में जिस तरीके से बताया गया है कि आपकी फार्मेसी में जो भी मेडिसिन आ रही है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रॉपर स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। तो उसी तरीके से फार्मासिस्ट ने इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी मेडिसिन और अदर आइटम्स उनकी फार्मेसी में सप्लाई हो रहे हो वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, एडिक्वेट कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग मेथड शुड बी फॉलोड। तो अगर आप मेडिसिन परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग मेथड फॉलो करनी है। तो कॉस्ट इफेक्टिव परचेसिंग मेथड क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगी और आपको मेडिसिन जो है वो अच्छी से अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। तो कैसे कुछ मेथड्स हमें बताई गई है कि किस तरीके से हम परचेसिंग कर सकते हैं, उन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आपको परचेसिंग करनी है। देन नेक्स्ट है ऑल प्रोडक्ट रिसीव फ्रॉम वेंडर शुड बी चेक प्रॉपरली। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम वेंडर से रिसीव करते हैं, वेंडर मतलब ये एक पर्सन होता है जिससे हम मेडिसिन परचेस करते हैं। तो मेडिसिन परचेस करने के बाद जब हम रिसीव करते हैं मेडिसिन को, जितने भी प्रोडक्ट हमने रिसीव किए हैं उन सारे प्रोडक्ट को सबसे पहले हमें प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट आए हैं कि नहीं आए हैं। जो नेक्स्ट है द परचेस रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। तो जितने भी परचेस हमने किए हैं, मतलब जितने भी वेंडर से या फिर मैन्युफैक्चरर से परचेस किए हैं मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन हमने लिए हैं उनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन करके रहना चाहिए। तो ये होते हैं कुछ प्रोसेस गाइडलाइन फॉर प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेसिंग के लिए और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। देन नेक्स्ट है स्टोरेज के लिए यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, मतलब हम किस तरीके से हमारी मेडिसिन स्टोर करके रख सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। Products coming into pharmacy should be checked for correctness of quality, expiry, batch number and then allowed to transfer their respective storage location। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे फार्मेसी में आ रहे हैं वो सबसे पहले चेक करनी चाहिए। किस लिए चेक करनी चाहिए, फॉर करेक्टनेस ऑफ क्वालिटी। तो उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, जिस क्वालिटी के हमने बोले थे, मतलब हम हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी की ही बुलाते हैं, चीप क्वालिटी के तो हम नहीं बुलाने वाले प्रोडक्ट्स हमारे फार्मेसी में। तो प्रोडक्ट्स हमने रिसीव किए हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है कि नहीं वो चेक करना। देन उनकी एक्सपायरी चेक करना कि एक्सपायर्ड तो नहीं है मेडिसिन, चेक करना। देन उनका बैच नंबर चेक करना एंड देन अलाउ टू ट्रांसफर देयर रिस्पेक्टिव स्टोरेज लोकेशन। देन उनकी जो स्टोरेज लोकेशन है वहाँ पर उनको ट्रांसफर करना। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट आपके फार्मेसी में आते हैं तो उनको पहले चेक करना, उसी के बाद उनको रिस्पेक्टिव स्टोरेज लोकेशन पर ट्रांसफर करना। देन नेक्स्ट है All drugs should be stored at their respective temperature areas, protected from excessive light, dust, etc. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितने भी ड्रग्स हैं वो स्टोर करके रखने चाहिए। कहाँ पर, एट देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर एरियाज, मतलब जिस टेम्परेचर पे उनको स्टोर करके रखा जाता है उसी टेम्परेचर पे उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव लाइट, डस्ट एक्सेट्रा, और उनको एक्सेसिव लाइट से और धूल से भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये स्टोरेज के लिए कुछ गाइडलाइंस हमें यहाँ पर बताई गई है। इस तरीके से हमें कोई भी ड्रग को स्टोर करके रखना है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो आपकी फार्मेसी में अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स है तो उनको डिस्पोज किस तरीके से करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। द एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स इन द फार्मेसी शुड बी लिस्टेड एंड रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव वेंडर। तो आपकी फार्मेसी में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं तो उन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट की आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद
फिर उनको रिटर्न करने हैं। जिस भी वेंडर से आपने वो मेडिसिन परचेस किए हैं उस वेंडर के पास वो सारे प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न करने हैं। देन नेक्स्ट क्या करना है, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन डिस्पोज एज पर फार्मेसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप वेंडर को नहीं भेज सकते, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आपको डिस्पोज करना है किस तरीके से, एज पर फार्मेसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो फार्मेसी की कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम SOPs बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कोई भी मेडिसिन को किस तरीके से डिस्पोज करना है ये हमें बताया रहता है, तो उसी तरीके से आपको वो मेडिसिन डिस्पोज करने हैं। तो इस तरीके से आप वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अपॉन रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड कंफर्म। तो जब भी फार्मेसी में कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के बाद फार्मासिस्ट सबसे पहले क्या कंफर्म करेगा, आइडेंटिफाई द क्लाइंट। तो क्लाइंट को देखेगा, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करेगा, वेदर द प्रिस्क्रिप्शन इज प्रेजेंटेड बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ और बाय समवन ऑन द क्लाइंट्स बिहाफ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे पहले क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो पेशेंट जो है वो खुद क्लाइंट है या फिर पेशेंट के बिहाफ में कोई अदर उनका रिलेटिव आया है। जैसे कि कोई पेशेंट होते हैं जो कि चल नहीं पाते, जो कि नहीं आ पाते फार्मेसी में, तो वो क्या करते हैं, किसी और को भेज देते हैं। उनके जो रिलेटिव आते हैं वो आते हैं मेडिसिन परचेस करने के लिए। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट को देखना है जो भी पर्सन प्रिस्क्रिप्शन लेके आया है वही पेशेंट है कि नहीं है, ये सबसे पहले फार्मासिस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। देन नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंप्लीट विथ रिगार्ड टू। तो प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होनी चाहिए किसके रिगार्ड में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेम ऑफ द डॉक्टर, हिज एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेम, एड्रेस, एज, जेंडर ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का नाम, एड्रेस, एज और जेंडर वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द मेडिसिन। जितने भी मेडिसिन डॉक्टर ने पेशेंट को लिख के दिए हैं उन सारे मेडिसिन के नाम वहां पर प्रेजेंट रहने चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। तो पेशेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि सुबह को लेनी है और रात को लेनी है, या फिर सुबह ही लेनी है खाली पेट, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लिखे हुए रहने चाहिए। देन डॉक्टर सिग्नेचर, डॉक्टर की वहाँ पर सिग्नेचर भी प्रेजेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेक फॉर। देन प्रिस्क्रिप्शन चेक करेगा फार्मासिस्ट किसके लिए, डोजेज, डबल मेडिकेशन, एनी इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो डोज सही दिया है कि नहीं है, मतलब अडल्ट के लिए अलग होता है, चाइल्ड के लिए अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो डोज है वो सही है कि नहीं ये पहले चेक करेगा। देन नेक्स्ट है डबल मेडिकेशन। तो कोई मेडिकेशन डबल तो नहीं लिख दी डॉक्टर ने, ये चेक करेगा फार्मासिस्ट। एनी इंटरेक्शन, तो अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि इंटरेक्शन कॉज कर सकती है उसके बारे में चेक करेगा। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब उस पेशेंट को ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है जिस कंडीशन में वो मेडिसिन नहीं ले सकता, ये सब पहले फार्मासिस्ट देखेगा, उसी के बाद जो है मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस करेगा। देन नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग किस तरीके से करनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। हमने प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के बारे में अभी देखा, अब हम देखेंगे डिस्पेंसिंग किस तरीके से करनी चाहिए। द मेडिसिन शुड बी रिमूव फ्रॉम द स्टोरेज एरिया। तो जो मेडिसिन है वो स्टोरेज एरिया से रिमूव करना। जब भी कोई पेशेंट आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आए, आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसकी लीगलिटी देखेंगे, कंप्लीट है कि नहीं देखेंगे। देन आप मेडिसिन पहचानेंगे कि कौन सी मेडिसिन वहाँ पर लिख के दी है। देन सबसे पहले जहाँ पर मेडिसिन स्टोर करके रखी हुई है वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ से आप मेडिसिन रिमूव करेंगे। एज अ फाइनल स्टेप फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस मेडिसिन विद प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग। तो जब आप
पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो, ये आपकी फाइनल स्टेप होगी, तो आप उनको काउंसिल करोगे कि आपको किस तरीके से ये मेडिसिन लेनी है, कितनी बार लेनी है, कौन कौन से टाइम लेनी है, खाली पेट लेनी है या फिर खाने के बाद लेनी है। इस तरीके से आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे। देन द मेडिसिन शुड बी पैक्ड नीटली, देन मेडिसिन को आप प्रॉपरली पैक करके पेशेंट को दे देंगे। देन नेक्स्ट है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन मतलब क्या होता है कि अगर आप फार्मेसी में कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उनके बारे में हम देखेंगे कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो आपके फार्मेसी में तो आप किस तरीके से करेंगे। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन शुड बी प्रिफर्ड एज कंपाउंडिंग बाय फार्मासिस्ट ओनली। तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन मतलब इसको हम कंपाउंडिंग बोल सकते हैं, जो कि फार्मासिस्ट कर सकता है। कंपाउंडिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, कोई भी ड्रग को बनाना। द प्रिपरेशन एरिया शुड बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर कंपाउंडिंग। तो प्रिपरेशन एरिया जो है, जहाँ पर भी आप मेडिसिन बना रहे हैं, वो क्लीन होना चाहिए। बनाने से पहले, कोई भी मेडिसिन बनाने से पहले या फिर कोई भी मेडिसिन बनाने के बाद वो एरिया प्रॉपरली क्लीन करके रखा हुआ होना चाहिए। आफ्टर कंपाउंडिंग मेडिसिन आर प्रॉपरली स्टोर्ड टू रिस्पेक्टेड कंटेनर एंड लेबल्ड प्रॉपरली। तो कंपाउंडिंग होने के बाद जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली उसके रिस्पेक्टेड कंटेनर में स्टोर करके रखी जानी चाहिए और लेबल करनी चाहिए प्रॉपरली कि वो मेडिसिन कौन सी है। प्रॉपरली जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से लेबल करके रखी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टू पेशेंट। तो आपको पेशेंट को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। Pharmacist should provide oral as well as written information about medicine and other products। तो जो भी फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को मेडिसिन के बारे में ओरली भी बता सकता है और रिटर्न इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, मतलब लिख के भी दे सकता है कि आपको ये शाम को खानी है मेडिसिन या फिर ये सुबह खानी है, खाली पेट खानी है। इस तरीके से आप उनको ओरली भी बता सकते हैं और वहाँ पर लिख के भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई कोई पेशेंट होते हैं जिनको याद नहीं रहता कि कब लेना है करके। आप बता तो देते हैं, वो अच्छे से ध्यान दे के सुन लेते हैं, पर घर जाके वो भूल जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस समय लेनी है करके। तो इसलिए आपको वहाँ पर लिख के देना भी ज़रूरी होता है कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम लेनी है करके। देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग यूज ऑफ मेडिसिन इंक्लूड। तो फार्मासिस्ट ने प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहिए, प्रॉपर काउंसिल करना चाहिए पेशेंट को रिगार्डिंग यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन का यूज किस तरीके से करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग फार्मासिस्ट ने पेशेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपरली काउंसिल करना चाहिए। इंक्लूड, और कौन कौन सी चीजें वहां पर इंक्लूड होनी चाहिए। हाउ टू टेक मेडिसिन, मतलब आप मेडिसिन किस तरीके से लेंगे, आपको माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करना है या फिर आईज में डालना है या फिर नोज में डालना है या फिर ईयर में डालना है, आपको किस तरीके से वो मेडिसिन लेनी है वो फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसिल करेगा। देन नेक्स्ट है व्हेन टू टेक, कब लेना है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, रात को लेना है, किस टाइम पे आप मेडिसिन ले सकते हैं वो फार्मासिस्ट आपको काउंसिल करेगा। देन नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन की साइड इफेक्ट कौन कौन सी होनी चाहिए ये फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस पेशेंट को लेनी है वो फार्मासिस्ट पेशेंट को बताएगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर गाइडलाइंस देख ली, स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस और प्रोसेस गाइडलाइंस। तो किस तरीके से हम फार्मेसी की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होती है वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। Standard operating procedures include all the written protocols and procedures in the place within the pharmacy describing how to routine task is to be carried out when, where and by whom।
तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये रिटर्न प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स होती हैं। ये एक प्रोसीजर्स होती है, मतलब हम बोल सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट भी नहीं बोल सकते, ये एक पेज होते हैं जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखी हुई होती है। कुछ प्रोसीजर्स हमें वहाँ पर बताई जाती है किसके लिए, इन प्लेस विद इन द फार्मेसी। तो फार्मेसी के लिए कुछ प्रोसीजर्स हमें बताई जाती है। वहां पर क्या डिस्क्राइब किया हुआ रहता है, हाउ अ रूटीन टास्क इज टू बी कैरिड आउट व्हेन, वेयर एंड बाय whom। तो जो रूटीन टास्क होते हैं, मतलब रूटीन टास्क में क्या आ गए, मेडिसिन डिस्पेंस करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन्वेंटरी चेक करना। तो ये कुछ रूटीन टास्क होते हैं। ये किस तरीके से आप कैरिड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, और बाय हुम मतलब कौन कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर बताया रहता है। ये सब इन प्रोसीजर्स में हमें बताया रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स बताई रहती हैं जो कि ऑपरेटिंग के लिए, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, मतलब हमें यहाँ पर बताया रहता है कि हम किस तरीके से फार्मेसी को चला सकते हैं, फार्मेसी को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इसकी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हमें यहाँ पर बताई रहती हैं। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ फार्मासिस्ट टू इंश्योर SOPs आर इन प्लेस एंड टू अप्रूव द SOPs। तो ये चीफ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इंश्योर करना कि SOPs जो है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, वो उनके सही प्लेस पे है कि नहीं, और उनको अप्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अप्रूव करना ये चीफ फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOP। तो SOP की कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है इंश्योर क्वालिटी। तो क्वालिटी को इंश्योर करना, ये एक इम्प्लीमेंटेशन होता है। देन नेक्स्ट है इंश्योर गुड प्रैक्टिस। तो फार्मेसी में गुड प्रैक्टिस हो रही कि नहीं हो रही, आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इंश्योर करना। देन नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टाफ ट्रेनिंग। तो स्टाफ ट्रेनिंग ये किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती है, कोई भी स्टाफ फार्मेसी में काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता है उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस मेडिसिन के बारे में, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वहां पर देख के उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई मेंबर काम करता है तो उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को देख के वो काम कर सकता है। इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। उनको नहीं भी पता है कि ये किस तरीके से करना है, ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देखने के बाद वो उस तरीके से उनका काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेड कम्युनिकेशन। देन यहाँ पर क्या बोला गया है कि फैसिलिटेड कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से आप पेशेंट के साथ या फिर आपके फार्मासिस्ट के साथ ही, आपके फार्मेसी में जो मेंबर्स हैं उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पर बताया जाता है। तो ये कुछ हो गए इम्प्लीमेंटेशन। देन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ SOP। तो SOP किस तरीके से बनी हुई रहती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। तो SOP में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं कि ये SOP जो बनाए गए हैं इसका उद्देश्य क्या है, ये पर्पस क्या है SOP बनाने का, वो हमें यहाँ पर सबसे पहले बताया रहता है। देन स्कोप बताया रहता है हमें यहाँ पर कि जो SOP है ये हमें कहाँ कहाँ पर काम आ सकती है, ये हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस। तो स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो SOP जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाई गई है, जैसे कि कोई SOPs होती है जो कि किसी डिवाइस की बनाई रहती है, मतलब बहुत सारे मेडिकल डिवाइस होते हैं, उनकी हर मेडिकल डिवाइस की एक अलग अलग SOP होती है। तो उन SOP के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से काम करती है, उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनके स्टेजेस वहाँ पर दिए रहते हैं। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस केस में आप वो मेडिसिन या फिर कोई मेडिकल डिवाइस आप चला रहे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप किस तरीके से वो चला सकते हैं, वो आपको वहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर बताई रहती है। देन नेक्स्ट है रिव्यू वहाँ पर आपको दिया रहता है। तो इस तरीके से SOP की प्रिपरेशन होती है। देन नेक्स्ट है डिफरेंट SOPs कवरिंग डे टू डे एक्टिविटीज एट द फार्मेसी। तो फार्मेसी में जो है SOP डे टू डे एक्टिविटीज कवर कर रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहली है डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग में क्या बताता है कि एसओपी में बताया रहता है, प्रोसीजर दी रहती है कि आप किस तरीके से प्रॉपरली डिस्पेंसिंग कर सकते हैं। जैसे हमने जो प्रोसेस गाइडलाइन में डिस्पेंसिंग के बारे में देखा था कि आप किस तरीके से डिस्पेंस कर सकते हैं, आप वो हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन स्टॉक टेक। स्टॉक टेक मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक आपके पास आ रहा है, आपने किसी वेंडर से स्टॉक लिया है तो वो स्टॉक आपके पास आ रहा है, तो स्टॉक आने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या देखेंगे, वो हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है ऑर्डरिंग स्टॉक। ऑर्डरिंग स्टॉक मतलब आपको कोई स्टॉक ऑर्डर करना है तो आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है रिसीविंग स्टॉक। रिसीविंग स्टॉक मतलब वही स्टॉक टेक, जब आप रिसीव करते हैं स्टॉक तो आपको कौन सी चीज़ें चेक करनी है, क्या करना है उस टाइम, वो हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन आपको किस तरीके से स्टोर करना है वो हमें एसओपी में बताया रहता है। देन नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन को किस तरीके से स्टोर करना है वो भी हमें यहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। तो एक्सपायर्ड ड्रग को किस तरीके से डिस्पोज करना है, जैसे हमने प्रोसेस गाइडलाइंस में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के बारे में देखा तो वहां पर क्लियरली बताया गया था कि आपके फार्मेसी में जितने भी एक्सपायर्ड ड्रग है उनकी पहले आप लिस्ट बनाओ, देन उनके रिस्पेक्टेड वेंडर्स को वो एक्सपायर्ड ड्रग भेज दो। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करके उनको डिस्पोज कर दो। तो ऐसा वहाँ पर बताया गया था। तो ये जो एसओपी है ये बताती है कि एक्सपायर्ड ड्रग को किस तरीके से डिस्पोज करना है, ये प्रोसीजर बताती है। देन नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो आपके फार्मेसी में किस तरीके का टेम्परेचर आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, किस तरीके का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये वहाँ पर बताया रहता है। देन नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो उस कंडीशन में आपको कैसे मैनेजमेंट करना है उस इमरजेंसी सिचुएशन को, वो हमें यहाँ पर बताया रहता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड पॉइजन्स। तो नार्कोटिक ड्रग या फिर पॉइजन की आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको किस तरीके से करना है। ये जो नार्कोटिक ड्रग और पॉइजन है ये कंट्रोल सब्सटेंस है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से करना है ये एसओपी में बताया रहता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है जो हमें एसओपी बताती है, एसओपी हेल्प करती है कि किस तरीके से हम इन एक्टिविटीज को पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इजी और छोटा चैप्टर है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।